हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पहले करंट अफेयर शुरू करने से पहले मैं आपको रक्षाबंधन की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर आप भूले नहीं होंगे। ठीक है, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि ये तस्वीर आप भूले नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब चंद्रयान थर्ड गया था तो उस समय ये तस्वीर बहुत ही वायरल हुई थी। तो ये पृथ्वी यानी कि कह सकते हैं हमारी जो पृथ्वी है यानी कि धरती है, ठीक है। और धरती माता बांध रही हैं चंद्रमा को राखी यानी रक्षाबंधन, ठीक है। तो रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको अगेन। और चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। उससे पहले मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ, वो भी मैप के साथ। जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है उसको मैं मैप के साथ दिखाता हूँ। और आज है 30 अगस्त और रक्षाबंधन। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ सीएस के सीएम क्लासेज में। और आगे चलने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न का उत्तर वीडियो में ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो चंद्रयान थ्री का जो लैंडर है ना, अभी आपको पता है चंद्रयान थ्री का जो लैंडर है जो चंद्रमा पे जाके लैंड किया है, तो वो जिस साइट पे यानी जिस जगह पे लैंड किया है उसका अभी नामकरण किया गया है। तो ये आपके ऑप्शन है, उसका नामकरण क्या किया गया है इसके बारे में हम लोग देखते हैं अंदर। ठीक है, चलिए देने करते शुरू करते हैं। आज देखते हैं आपको क्या नया सीखने को मिलता है यहाँ पे। ओके, तो पहला प्रश्न वहीं से शुरुआत करेंगे जो आपका प्रश्न स्क्रीन पे था, ठीक है। तो 23 अगस्त को चंद्रमा पर चंद्रयान थ्री का विक्रम लैंडर, देखिए पहली बात तो इस प्रश्न में दो तीन आंसर आपको मिल जाएगा। तो 23 अगस्त को, ठीक है, 23 अगस्त को, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। तो 23 अगस्त को चंद्रमा पर चंद्रयान थ्री का विक्रम लैंडर, लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। और जो रोवर उसमें था उसका क्या नाम था? प्रज्ञान। ठीक है, जो चंद्रयान टू में जो नाम था ना वही सेम नाम इसमें भी रखा गया। तो विक्रम लैंडर जिस जगह पर उतरा उस साइट का क्या नाम रखा गया है? देखिए जो थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर मिस्टेक हो जाता है कि लिखने में गलती हो जा रहा है, तो उसको आप माइंड नहीं ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो विक्रम लैंडर जिस जगह पर उतरा, जिस साइट पर उतरा, उसका क्या नाम रखा गया? अभी हाल ही में बहुत ही चर्चा में था और बहुत ही विवाद का विषय भी था, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है और मैं इसका सही जवाब दे दूं तो जो चंद्रयान थ्री का लैंडिंग साइट है यहाँ पे कह सकते हैं साउथ पोल में, ठीक है, ये साउथ पोल में जो इसकी लैंडिंग साइट है तो उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर पूछे कि चंद्रयान थ्री जहाँ पे लैंड किया था चंद्रमा पे, उस पॉइंट का क्या नाम रखा गया है? तो शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है कि चंद्रयान सेकेंड, चंद्रयान जो सेकेंड था वो जब लैंड किया था चंद्रमा पे, आपको पता है कि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी। लैंडिंग तो हुई थी लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, क्रैश लैंडिंग हुई थी। यानी कि वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, उस क्रैश लैंडिंग किया था यानी टूट फूट गया था। तो वो जिस सतह पे टूटा फूटा था, ठीक है, उसको तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया था, तिरंगा पॉइंट, ठीक है। और चंद्रयान वन, जो चंद्रयान वन 2008 में गया था, ठीक है, 2008 में गया था, वो भी चंद्रमा की सतह पे उसके जो उसमें जो सिस्टम था ना जिसे हम कहते हैं MIP, ठीक है, तो वो भी वहाँ पे लैंड किया था। लेकिन उस लैंडिंग साइट का नाम रखा गया था जवाहर जवाहर पॉइंट, ठीक है। तो चंद्रयान वन जो गया था उसकी जो लैंडिंग साइट थी उसका नाम था जवाहर पॉइंट। और जो चंद्रयान टू गया था उसकी लैंडिंग साइट जो थी उसका नाम था तिरंगा पॉइंट। और जो चंद्रयान थर्ड गया है उसकी लैंडिंग साइट है शिव शक्ति पॉइंट, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो ये तस्वीर लगा रखा हूँ उसके बारे में बताता हूँ। चंद्रयान थर्ड 14 जुलाई को, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी जो श्रीहरिकोटा में है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से लॉन्च होता है। और वो लॉन्च व्हीकल था LVM-3 M4 रॉकेट, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इस रॉकेट का नाम याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो LVM-3 M4 जो रॉकेट था इसके माध्यम से यहाँ पे, ठीक है, इसके माध्यम से चंद्रयान थ्री को लॉन्च किया गया था। और ये चंद्रमा पे कहाँ पे गया था? चंद्रमा के साउथ पोल पे गया था। और चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचते ही, सॉफ्ट लैंडिंग करते ही, भारत विश्व में ऐसा पहला देश बन गया कि चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग किया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर इसी समय लूना 25 मिशन भी, चंद्रमा मिशन भी वहाँ पे भेजा जा रहा था रसिया द्वारा, अगर वो सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता तो शायद ये भारत को कीर्तिमान हासिल नहीं होता, ठीक है। तो आगे चलें, इससे संबंधित कुछ और बात यहाँ पे कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूंगा आपको।
जो पृथ्वी है हमारी ना, पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट है और चंद्रमा का जो सेंटर पॉइंट है, इसकी इनके बीच की जो दूरी है, मतलब कह सकते हैं पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो लगभग 3,85,000 किलोमीटर है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 14 जुलाई को जब चंद्रयान थर्ड यहाँ से लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त को यहाँ पे चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचा था। तो 23 अगस्त को, ठीक है, हर साल भारत की तरफ से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलें तो इससे संबंधित कुछ और प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं या जानकारी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछता है चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था, तो 2008 में किया गया था। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, 2019 में किया गया था। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया है, तो 2023 में 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को ये पहुंच गया था। मैं बार बार डेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम में। ओके, तो अगर चंद्रयान 1 की विशेषता थोड़ी सी यहाँ पे देख लिया जाए तो चंद्रमा पर पानी की अवस्थिति का सबसे पहले पता यही लगाया था चंद्रयान 1। तो इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जो तीनों चंद्रयान थे ना, ये साउथ पोल पे चंद्रमा का जो साउथ पोल है ये यहीं पे दो तो यहाँ पे क्रैश लैंडिंग किए थे और थर्ड वाला जो है ये सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पे यानी कि आराम से यहाँ पे उतरा था, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले चंद्रमा की सतह को किस देश ने छुआ था, तो उसको बोल सकते हैं यूएसएसआर ने 1959 में ही चंद्रमा की सतह को छू लिया था। उसके बाद यूएसए कहा कि हम कहाँ पीछे रहेंगे, हम भी चलेंगे चंद्रमा पे। 1962 में ये पहुंच गए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी पहुंच गई 2006 में और भारत भी कहा कि हम क्यों पीछे रहे, तो 2008 में भारत भी वहाँ पे पहुंच चुका था चंद्रयान 1 के माध्यम से, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, चंद्रयान 1 का जो उसमें MIP जो था ना वो वहाँ पे क्रैश लैंडिंग किया था, तो सतह छू लिया था भारत ने 2008 में, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग कराया भारत ने 2023 में, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इसका सही प्रश्न जवाब था कि अभी जो जहाँ पे चंद्रयान 3 उतरा था उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को क्षय रोग यानी कि टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस की बात हो रही है, इसे यक्षमा भी कहते हैं, ठीक है। तो क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए बड़े लेवल पे अभियान शुरू करने की बात चल रही है, ठीक है। वहाँ पे बहुत कमेटी भी गठित कर दी गई है कि हम अपने यहाँ से ग्राम पंचायतों से क्या करेंगे, ट्यूबरक्लोसिस को पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये किस राज्य सरकार की बात चल रही है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की बात चल रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार क्या करना चाहता है कि अपने ग्राम पंचायतों से, उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें होंगी, लगभग लगभग यहाँ पे आपको 58,000 ग्राम पंचायतें देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ा एरिया है ना। अब छोटा मोटा एरिया तो है नहीं उत्तर प्रदेश। देखिए ये अपना सुंदर भारत है, ठीक है, और ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन, और उसको मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए। तो ये इतना बड़ा एरिया है, 75 लगभग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, ठीक है, 75 यानी 75 जिले हैं, और इसमें 58,000 तक ग्राम पंचायतें हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम ग्राम पंचायत लेवल पे क्या करेंगे, यहाँ के लोगों को पकड़ेंगे, ठीक है। मतलब जो हमारे अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, वो लोग जाएंगे ब्लॉक स्तर से ग्राम पंचायत में जाएंगे, लोगों को वहाँ पे जागरूक करेंगे कि इसके क्या क्या लक्षण है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इनकी क्या क्या दवाएं हैं, ठीक है। ये जो संक्रमण से ये फैलता है, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम जो है उसकी वजह से ये फैलता है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इस लेवल पे ये अभियान चलाया जा रहा है, बड़े लेवल पे अभियान चलाया जा रहा है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि भारत ने टारगेट रखा है कि 2025 तक भारत को हम टीबी मुक्त यानी कि ट्यूबरक्लोसिस मुक्त कर देंगे 2025 तक। अब भारत 2025 तक टारगेट रखा है और विश्व लेवल पे जो टारगेट रखा गया है वो 2030 तक विश्व लेवल पे टारगेट रखा गया है कि पूरे विश्व से ट्यूबरक्लोसिस को 2030 तक खत्म कर देना है। और भारत का लक्ष्य 2025 तक यानी कि 5 साल पहले ही भारत लक्ष्य भेदना चाहता है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करना चाहता है भारत से। तो अगर इस तरह से ट्यूबरक्लोसिस को आपको 2025 तक खत्म करना है, यानी कि अब ये 2023 चल रहा है, आधा तो खत्म ही हो गया है, लगभग 1.5 साल आपके पास समय है। तो इस तरह से बड़े लेवल पे आपको अभियान चलाने पड़ेंगे, ठीक है। ग्रास रूट लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, ग्राम पंचायतों में जाना पड़ेगा, गाँव में जाना पड़ेगा, जो भी वहाँ पे सरकारी प्रतिनिधि हैं उनसे मिलना पड़ेगा और बड़े लेवल पे यहाँ पे अभियान चला के टीबी से देश को या फिर लोगों को बचाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर टीबी की यहाँ पे बात करें, ठीक है, अगर टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस की थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लें, तो सॉरी एक मिनट, मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा आपको, ठीक है, हाँ। और टीबी की यहाँ पे अब हम लोग बात कर लें ना, तो
टीबी ज़्यादातर ना जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन बीइंग जो होता है ना, टीबी ज़्यादातर उसके फेफड़ों को ही संक्रमित करता है, ज़्यादातर वो उसके फेफड़ों को संक्रमित करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फेफड़ों को संक्रमित करता है, टीबी शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेज ये होते हैं कि ये फेफड़ों को ज़्यादा ये प्रभावित करता है टीबी, और इसमें माइकोबैक्टीरियम के कारण ही ये फैलता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और टीबी संबंधित अगर आपसे पूछे कि कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है, तो टीबी संबंधित वीसीजी वैक्सीन यानी कि वीसीजी टीका अवेलेबल है, जिसका फुल फॉर्म होता है बैसिल कैलमेट ग्यूरिन। ठीक है, बैसिल कैलमेट ग्यूरिन, इस बात को भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलें तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लूँगा आपसे। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है ना, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जी हैं वहाँ की गवर्नर उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के सीएम जो योगी आदित्यनाथ है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है, यानी कि 80 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार सिंचाई के साधनों की बेहद अहम तस्वीर सामने लाने वाली इस गणना, देखिए अभी जो सिंचाई के साधन कितने यूज किए जा रहे हैं और कितने अभी डेवलप किए गए हैं, उनसे संबंधित जनगणना होती रहती है। ठीक है, तो 6 जनगणना अभी हो चुकी हैं। अभी अब 7वीं जनगणना यहाँ पे सिंचाई के साधनों की 7वीं जनगणना अब शुरू हो गई है। ठीक है, जनगणना इनकी शुरू हो गई है। तो आपको ये बताना है कि लघु सिंचाई योजनाओं के मामलों में कौन सा राज्य सबसे आगे है, यानी कहाँ पे सबसे ज़्यादा लघु सिंचाई साधन अवेलेबल है। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी की बात हो रही है। यूपी में सबसे ज़्यादा लघु सिंचाई योजनाएं आपको देखने को मिलेंगे। अब कहेंगे सर जी लघु सिंचाई योजना क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या आता है। देखिए जो छोटे लेवल पे सिंचाई के साधन होते हैं, जैसे कि ये ट्यूबवेल आप देख रहे हैं, ट्यूबवेल लघु सिंचाई में शामिल होगा। ठीक है, ये ट्यूबवेल हो गया, आपको नलकूप हो गए। ठीक है, नल हो गया, नल मतलब नल से जो सिंचाई होती है, कूप यानी कि कुओं से जो सिंचाई होती है। ठीक है, तो इस तरह के जो साधन होते हैं ना, ये लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत आते हैं, और सबसे ज़्यादा इस तरह के साधन आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब कहेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है। चलिए ठीक है, ये तो डाटा ठीक है, फिर ये चर्चा में क्यों था। चर्चा में इसलिए था ना कि देखिए यहाँ पे जब ये लघु सिंचाई साधनों की संख्या जब बढ़ रही है, तो जल स्तर कम होता जा रहा है। ठीक है, जल स्तर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबवेल लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुओं का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जब आप ट्यूबवेल लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कुओं का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा ना, ये आप कहाँ से, भूमि से तो ही पानी निकाल रहे हैं। तो ग्राउंड लेवल वाटर जो है ना, ग्राउंड लेवल का यानी कि जो भूमि का वाटर है, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो वाटर है, जहाँ पे हम कह सकते हैं भूमिगत जो जल है, वो खत्म होने लगेगा, और वहाँ पे वाटर क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही चर्चा में था। यहाँ पे इनकी संख्या बढ़ रही है, जो लघु सिंचाई संसाधन है उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो भूमिगत जल है, जो भूमिगत जल के स्रोत है, उनकी संख्या यहाँ पे कम हो रही है, उनका लेवल यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें तो यहाँ पे मैं इसको प्रश्न के तौर पे नहीं, लेकिन यहाँ पे एक न्यूज के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोल्डी लॉक्स अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, ये इस समय बहुत ही चर्चा में था, गोल्डी लॉक्स अर्थव्यवस्था। तो पहले तो मैं एक यहाँ पे बात बता दूंगा कि आप सुने होंगे, अगर ज्योग्राफी पढ़े हैं तो ज्योग्राफी में कभी कभी एक टर्म इस्तेमाल होता है गोल्डी लॉक्स जोन। ठीक है, गोल्डी लॉक्स जोन टर्म यानी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो गोल्डी लॉक्स जोन किसे कहते हैं, गोल्डी लॉक्स जोन पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये है सन, मान लेते हैं ये है सूर्य। ठीक है, इसके आसपास मतलब ये सूर्य है और इसका एक सोलर सिस्टम है, और इसमें ग्रह आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ग्रह आपको दिखाई देंगे। तो सोलर सिस्टम के पास यानी सूर्य के पास सबसे पहले बुध पड़ता है, फिर शुक्र पड़ता है, फिर पृथ्वी पड़ता है, फिर यहाँ पे बृहस्पति पड़ता है। ठीक है, सॉरी बृहस्पति से पहले मंगल पड़ता है। ठीक है, तो ये जो गोल्डी लॉक्स जोन होता है ना, ज्योग्राफिक में टर्म जो इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो जगह है यानी कि ये जो एरिया है, यहाँ पे कहाँ पे जीवन संभव है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बुध पे तो जीवन जीवन संभव है नहीं, क्योंकि ये सूर्य के बहुत करीब है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। यहाँ पे शुक्र पे भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा तापमान होता है, तो यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। लेकिन पृथ्वी जो है ना, ये गोल्डी लॉक्स जोन में आता है। अगर भूगोल में देखें तो गोल्डी लॉक्स जोन में आता है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे जीवन यहाँ पे आराम से चल सकता है। ठीक है, तो ये होता है गोल्डी लॉक्स।
ठीक है, गोल्डीलॉक्स जोन ज्योग्राफी के टर्म में। अगर हम इसे इकोनॉमी में लाएं तो गोल्डीलॉक्स जोन अगर इकोनॉमी में लाएं तो इसमें भी सेम स्थिति लागू होती है। इस अर्थव्यवस्था में, गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन जो होता है ना, यानी कि जो मुद्रास्फीति होता है, यानी महंगाई कह सकते हैं सरल भाषा में, महंगाई न तो ज़्यादा होती है और न ही कम होती है, मीडियम होती है। ज़्यादा महंगाई भी यानी इन्फ्लेशन ज़्यादा भी नहीं होगा और न ही कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे कह सकते हैं न तो ज़्यादा डिफ्लेशन होगा और न ही कम डिफ्लेशन होगा, यानी कि मंदी की स्थिति भी नहीं होगी और यहाँ पे महंगाई की स्थिति भी नहीं होगी। तो ये बीच की एक स्थिति होती है जिसे हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं या गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है ना, बेरोजगारी दर भी कम होता है, ठीक है। बेरोजगार लोग ज़्यादा नहीं होते, लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये उल्टा होता है। मतलब भारत में तो बेरोजगारी अभी दर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो गोल्डीलॉक्स जोन में जा रही है, यानी कि यहाँ पे जीडीपी वृद्धि देखी जा रही है। यहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, यानी कि अच्छी स्थिति बनी हुई है और ग्रोथ रेट भी भारत का अच्छा खासा बना हुआ है। ऐसा क्यों, मतलब ऐसा कैसे आप अनुमान लगा ले रहे हैं? अनुमान इसलिए लगा ले रहे हैं क्योंकि वैश्विक लेवल पे देखेंगे ना, विश्व लेवल पे, तो वहाँ पे कहीं देखने को मिलेगा आपको मंदी आ गई है, कहीं देखने को मिल रहा है कि मंदी आने वाली है। तो इस तरह की स्थिति वहाँ पे बनी हुई है, लेकिन भारत में इस इन सब के बावजूद एक अच्छी अर्थव्यवस्था के तौर पे भारत यहाँ पे ग्रो कर रहा है, यानी कि कहा जा रहा है भारत गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था में बना हुआ है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस शब्द का मतलब यहाँ पे यही था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओणम निम्नलिखित में से किस राज्य का मुख्य त्योहार है, ये आपको बताना है। ओणम, ठीक है। तो ओणम की अगर बात करें यहाँ पे तो ये केरल राज्य का एक मुख्य त्योहार है ओणम, और ये केरल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है ओणम, ठीक है। और ये लगभग 10 दिन तक केरल में मनाया जाता है। ये लगभग 20 तारीख से शुरू होता है और 30 तारीख तक ये त्यौहार चलता है। वहाँ पे 10 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है। और ये इसके पीछे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एक दो कहानी बहुत ही फेमस है, जिसमें से एक कहानी मैं आपको बताऊंगा कि आपने सुना होगा विष्णु जी का एक वामन अवतार, ठीक है। एक वामन अवतार आपने सुना होगा, जिसमें ये क्या करते हैं कि जो राजा महाबली होते हैं ना, उनकी परीक्षा लेते हैं। ये जो राजा महाबली होती हैं वो दैत्यासुर बोला जाता है उनको, ठीक है। एक राजा होते हैं, लेकिन वो बहुत ही दानी प्रकार का व्यक्ति होता है राजा महाबली, ठीक है। तो राजा महाबली से ये वामन अवतार में विष्णु जी जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें 3 फीट भूमि चाहिए, ठीक है। 3 पग हमें क्या करना चाहिए, हमें 3 पग भूमि चाहिए। तो जो राजा महाबली थे वो उनको कहते हैं ठीक है ले लो। तो ये क्या करते हैं, एक पग में पूरा पृथ्वी को नाप देते हैं और दूसरे पग में ये पूरे ब्रह्मांड को माप देते हैं। अब ये राजा महाबली जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। अब तीसरे पग जब वो रखने जाते हैं ना, वामन अवतार यानी विष्णु जी, तो वो महाबली क्या करते हैं, अपना सिर नीचे रख कर देते हैं और वहीं पे ये पग रख देते हैं। भगवान विष्णु यानी कि वामन अवतार जो होता है वो पग रख देते हैं और ये पाताल में चले जाते हैं राजा महाबली। लेकिन फिर भी जो विष्णु जी थे वामन अवतार में, वो इनकी उदारता से खुश हो जाते हैं और इनको कहते हैं चलिए ठीक है, आप हर साल, ठीक है, हर साल इसी समय आप हर साल आएंगे और अपने प्रजा से और अपनी भूमि से मिल सकेंगे, ठीक है। तो उन्हीं के आने के परिप्रेक्ष्य में ये ओणम त्यौहार, और जो वामन अवतार है विष्णु जी के, उनके परिप्रेक्ष्य में ये ओणम त्यौहार खुशी खुशी मनाया जाता है हर साल केरल में, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओणम त्यौहार कहाँ से संबंधित है, केरल राज्य से संबंधित है, ओके। तो यहाँ पे देख लेंगे अपना सुंदर भारत है, और यहाँ पे देखेंगे ये है केरल का मैप यहाँ पे, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद के जयंती पर हर साल कब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि मेजर ध्यानचंद की जयंती पे ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और वो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो मेजर ध्यानचंद है ना, जिन्हें हम हॉकी का जादूगर कहते हैं, और इनके जन्म पे, जैसे इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को, और कहाँ पे हुआ था, अगर आप प्रयागराज वासी यानी इलाहाबाद में रह रहे हैं तो इलाहाबाद में ही इनका जन्म हुआ था मेजर ध्यानचंद जी का, ठीक है। तो इनके जन्म दिवस को यादगार बनाने के लिए, और क्यों इनके जन्म दिवस को यादगार बनाया जाए, क्योंकि ये अपने समय में ना 1928 की बात करें, 1928, 1932, 1936 में जो ओलंपिक खेल हुए थे, उसमें इन्होंने अपने टीम को गोल्ड मेडल दिलाया था, जीत दर्ज कराई थी वहाँ पे, ठीक है।
तो इसलिए इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इनके सम्मान में ये हर साल इसी दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, ठीक है, इनके उपलब्धियों को याद करने में। और सबसे पहले अगर पूछे कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था, तो 2012 में सबसे पहले राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था, ठीक है। और इसी दिन ना बहुत सारे अवार्ड भी दिए जाते हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड हो गया, मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गया, खेल रत्न अवार्ड हो गया। तो इस तरह के अवार्ड 29 अगस्त को ही दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, एक न्यूज के तौर पे यहाँ कवर कर रहा हूँ मैं, कि अभी हाल ही में जो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और जो एनसीईआरटी है और यूनेस्को, इन दोनों ने मिलकर एक कॉमिक बुक निकाला है। और कॉमिक बुक का क्या नाम है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स मूव फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ बढ़ते रहिए, यानी आगे की तरफ चलिए। तो इसका मतलब यही है। और ये एनसीईआरटी और यूनेस्को ये दोनों ने मिलकर निकाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉमिक बुक निकालने का, कॉमिक बुक आप समझते होंगे, बचपन में बहुत सारे कॉमिक बुक आप पढ़े होंगे। ये चित्रात्मक जो प्रदर्शनी होती है उसी को कॉमिक बुक कहा जाता है। इसमें चित्र के माध्यम से किसी भी स्टोरी को या कहानी को समझाने की कोशिश की जाती है कॉमिक बुक में। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाम से एनसीईआरटी और यूनेस्को ने एक कॉमिक बुक निकाला। इसका उद्देश्य यही है ना कि हमारे जो किशोर हैं, बच्चे हैं, ठीक है, जो किशोर हैं, बच्चे हैं, उनको हेल्थ से संबंधित जानकारी देना है, ठीक है। हेल्थ से संबंधित जानकारी देना है, वो भी कॉमिक बुक के द्वारा देना है कि आपको कब सोना है, कब जागना है, क्या खाना है, ठीक है, खाने में किस तरह का खाना लें, हरी सब्जियां लें, ठीक है। और अगर कोई बीमारी आपको हो रही है तो उससे कैसे बचें, बीमारियों से कैसे बचें, गंदगी ज़्यादा ना रखें, नहाए धोएं, यही सब उसमें बताया जाएगा, चित्र के माध्यम से बताया जाएगा, जिससे पढ़ने में बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और पढ़ते पढ़ते उनको ज्ञान की भी प्राप्ति होगी कि हमें कैसे अच्छे से स्वस्थ बन के रहना है, ठीक है। तो ये एक तरीका है बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी पहल है, मैं तो इसका समर्थन करता हूँ, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड यूनेस्को और एनसीईआरटी द्वारा शुरू किया गया। तो चलिए यूनेस्को और एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे यूनेस्को की बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन की एक एजेंसी है और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि ये विश्व में शांति लाएं। और कैसे शांति लाएं? ये एजुकेशन को बढ़ावा देके शांति लाएंगे, आर्ट्स को बढ़ावा यानी साइंस को बढ़ावा देके ये लोग शांति लाएंगे। उस क्षेत्र में काम करते हैं यूनेस्को के लोग, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें यूनेस्को की तो इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा। ओके, तो आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो एक और न्यूज यहाँ पे चर्चा में था, मैं उसको यहाँ बता दूं आपको कि BS6 स्टेज 2 का दुनिया का पहला प्रोटोटाइप यानी कि इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का आज शुभारंभ किया गया। ये विश्व का इस तरह का पहला फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल यानी कि वाहन है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब ये आप कहेंगे सर ये क्या है, स्टेज 2 BS6 दुनिया का पहला प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल क्या है, व्हीकल का, मैं ये थोड़ा सा एक दो लाइन में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। फ्लेक्स फ्यूल जो व्हीकल है उसे क्या कहते हैं, मतलब उसका मतलब क्या होता है? फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का मतलब ये होता है ना कि इस टाइप का जो भी गाड़ी होगी मार्केट में या फिर जो भी गाड़ी बन रही है उसमें ये क्वालिटी होगी कि वो गाड़ी जो फ्लेक्स फ्यूल वाली होगी वो गाड़ी क्या करेगी, एथेनॉल से, अगर पूरे तरह से आपका एथेनॉल ईंधन है यानी कि फ्यूल है तो उससे भी ये चल जाएगी। ये अलग से अगर आप पेट्रोल से चलाना चाहेंगे तो पेट्रोल से भी चल जाएगी। अगर आप पेट्रोल प्लस साथ ही में एथेनॉल, ठीक है, दोनों को मर्ज करके एक साथ इस गाड़ी के इंजन में डालेंगे तब भी ये चल जाएगा, इसलिए इसका नाम रखा गया है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल यानी कि वाहन, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें एक और क्वालिटी है, ये जब गाड़ी चलेगी ना फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल तो ये आप अपने आप चार्ज भी होती रहेगी। इसमें एक बैटरी लगी रहेगी, वो बैटरी अपने आप क्या होगी, चार्ज होती रहेगी। और अगर आप में फ्यूल खत्म हो गया तो वो बैटरी के माध्यम से गाड़ी आगे बढ़ेगी यानी कि गाड़ी बैटरी से भी चलेगी, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ये जो गाड़ी लॉन्च किया गया है ना, सबसे पहला कह सकते हैं विश्व का ऐसी पहली यानी फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी लॉन्च की गई है। तो ये टोयोटा के द्वारा लॉन्च की है। टोयोटा कंपनी का आप नाम सुने होंगे, बहुत ही टोयोटा गाड़ी आप देखे होंगे। तो टोयोटा कंपनी द्वारा ये गाड़ी लॉन्च की गई है, ये विश्व की पहली इस तरह की गाड़ी, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो HS प्रणय ने
BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीत लिया है। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है, इस चैंपियनशिप का आयोजन डेनमार्क में किया गया है। और भले ही इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, लेकिन फिर भी ये विश्व लेवल पे भारत का नाम रोशन करके आए हैं। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और इसका आयोजन डेनमार्क में किया जा रहा है। तो मैं डेनमार्क की आप लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। ये है आपका यूरोप, ठीक है, यूरोप यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे आपको देखो डेनमार्क में यहाँ पे जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए डेनमार्क, जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके बगल में नॉर्थ सी दिखेगा, इधर दिखेगा बाल्टिक सी। ओके, तो आगे चलिए। तो देखिए इन्होंने तो नाम रोशन किया है, साथ ही साथ आपको पता होगा कि जो नीरज चोपड़ा हैं, जो जेवलिन थ्रोअर हैं, भाला फेंकते हैं, ठीक है, इन्होंने भी जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हो रहा था बुडापेस्ट में, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में, वहाँ पे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलें। तो अभी हाल ही में किस देश ने पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की है? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका ने अभी पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की है। तो यहाँ पे देख लेंगे, एक श्रीलंका की लोकेशन है, ठीक है। और ये है अपना सुंदर भारत, ये श्रीलंका। इसके बीच में एक आइलैंड जो चर्चा में था, कच्चा तीवू आइलैंड करके, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये श्रीलंका को बिलोंग करता है। और श्रीलंका कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी पहली बार कर रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और भारत और श्रीलंका में इससे क्या होगा, सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत होंगे। ओके, तो फिलहाल आज के करंट अफेयर में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर कुछ गलती हो रही है तो उसमें मैं सुधार करूंगा, ये भी आप बता सकते हैं। और अगेन आपको रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइए त्यौहार, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।